In this video, we are going to see significant personalities and their contribution in the Indian national movement. सबसे पहले हैं डॉक्टर बाल गंगाधर तिलक। इनको लायन ऑफ महाराष्ट्र भी कहा जाता था। अर्ली लाइफ एजुकेशन, मुझे उन सब में कोई मतलब नहीं है, मुझे बस इतना पता होना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली ही हैज़ डन। सबसे पहली चीज़ क्या है, स्वदेशी मूवमेंट में ये काफ़ी एक्टिव थे। ठीक है, इन्होंने ऑल इंडिया होम रूल लीग को लेकर आए। इनके कुछ न्यूज़पेपर थे जिनका नाम था केसरी, जो कि मराठी में था, और महार महाराठा, जो कि इसको शायद मराठा ही बोलेंगे, मराठा, जो कि था इंग्लिश में। इसी के साथ साथ अगर आगे चले तो तिलक प्रमोटेड नेशनल प्राइड थ्रू पब्लिक फेस्टिवल्स लाइक गणेश चतुर्थी। ठीक है, तो गणेश फेस्टिवल्स को भी इन्होंने मतलब पॉपुलराइज करा और उसको एक तरीके की तरह इस्तेमाल किया लोगों को मोबिलाइज करने के लिए इन द फ्रीडम स्ट्रगल। इसी के साथ साथ ही ऑल्सो फाउंडेड द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी ऑफ 1884। Tilak openly opposed the British rule and faced repeated imprisonment. His enduring legacy lies in rallying cries, "Swaraj is my birthright." उसके बाद in his foundational role in his foundational role in freedom struggle। ठीक है, समझ में आ गया। बस यही है। अब आप देखोगे यही सेम चीज़ें तो हमने यहाँ पे मार्क करी है, वही यहाँ पे लिखी है। ये रहा स्वराज, गणेश चतुर्थी, केसरी, मराठा एंड बाइकॉट। सेम चीज़ें लिखी है ना। दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि इफ आई एम स्किपिंग समथिंग, इट हैज़ मतलब ऐसे हवा में कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब आई एम रीडिंग इट एंड देन आई एम बेसिकली स्किपिंग इट। ठीक है, तो ये तिलक जी की हैं, इनको हमको क्या करना है, वी विल जस्ट हाईलाइट देम, जैसे कि स्वदेशी, ऑल इंडिया होम रूल, केसरी, मराठा, गणेश चतुर्थी, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी किसी को नहीं पता होगा, ये आप लिख कर आना एग्जाम में। एंड इनकी कॉल थी स्वराज इज माई बर्थ राइट। अब बात आती है इसके बियॉन्ड भी कुछ है क्या। है। तिलक ने जो क्या कहते हैं यूरोपियन इन्वेजन की जो थियरी थी उसके बारे में भी बोला था कि मतलब उसके बारे में भी कुछ बोला था, बट लेट्स नॉट गो देयर। कि मतलब जो आर्यन इन्वेजन थियरी थी ना, उसके बारे में भी तिलक जी ने बोला था। बट ठीक है, अब ये लोग नहीं इंक्लूड कर रहे तो हम भी नहीं करते। चलिए, इतना ही है फ्रीडम स्ट्रगल में तिलक जी का, जो मोटा मोटा इम्पोर्टेंट है कि अगर ये नहीं लिखा है तो दैट मीन्स नंबर नहीं आ रहे। अब आगे चलते हैं। आगे हम आ चुके हैं द आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इन्होंने ओवर इंटीग्रेट किया ओवर 500 प्रिंसली स्टेट्स, जो कि हम इसके बाद जो अगली सीरीज आएगी वो आएगी पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, तो उसमें हम देखेंगे। नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह, गांधी जी से इंस्पायर्ड थे। लीडरशिप, he was the first deputy prime minister of India, and Patel showcased exceptional leadership and organizational skills in nation building and governance. Support to farmers, खेड़ा वाला की बात हो रही है। ठीक है, सेक्युलर एंड इंक्लूसिव विजन थी। तो इनकी जो विजन थी ये कैसी थी, एक सेक्युलर और प्लूरलिस्टिक इंडिया की विजन थी। ये तो हर किसी के लिए, नेहरू जी के लिए लिख सकते हैं, गांधी जी के लिए भी लिख सकते हैं। फेथ इन डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये ही upheld the democratic values and contributed significantly to shaping the Indian Constitution. Sardar Vallabhbhai Patel's ideology focused on unity, non-violence, strong leadership, and social harmony. His vision of united and integrated India, coupled with his strategic and organizational skill, placed a crucial role in success of the freedom movement. बढ़िया। अब पटेल जी के बारे में कल क्वेश्चन आ जाए तो इनकी जो होगा तो उसमें हम क्या बोलेंगे कि भाई 500 प्रिंसली जो स्टेट्स थी उसको इन्होंने इंटीग्रेट करने में हेल्प करा। जो कराची सेशन था, जहाँ पे जो कराची सेशन था, राइट, जहाँ पे हमने पूर्ण स्वराज की बात करी, राइट, वो वाला सेशन भी इन्होंने ही हेड करा। जब कांग्रेस ने फंडामेंटल राइट्स का रेजोल्यूशन लेकर आए, वो सेशन भी इन्होंने हेड करा। पटेल जी जो थे, 500 प्रिंसली स्टेट्स, फिर उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह के लिए ये जाने जाते हैं। ठीक है, और फिर इसी के साथ साथ इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया तो कहते ही हैं। ये तो अंडरस्टूड है। ठीक है, इसी के साथ साथ गांधीयन वैल्यू ऑफ नॉन वायलेंस, है ना, उसको भी ये लोग चेरिश करते थे, और ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड करते थे, और कॉन्स्टिट्यूशनल और एंड कॉन्स्ट मतलब बेसिकली कह लो कि कॉन्स्टिट्यूशन के समर्थक थे।
ठीक है, बस वैसे ही लिख सकते हैं, हो गया। और इनका जो प्राइमरी जो वर्क था वो इंस्पायर्ड था बाय कीपिंग अ यूनाइटेड एंड इंटीग्रेटेड इंडिया। ठीक है, बस इतना ही लिखना है, हो गया पटेल जी का। चलिए आगे। अब आप कहोगे भाई इतने से हो जाएगा क्या? अबे इतने सारे हैं, थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। मेंस में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स नहीं लाने हैं। 10 में से 6 नंबर आ गए तो आप कंसिडर योर सेल्फ लकी। यहाँ पे लिखा है कंट्रीब्यूशन ऑफ जवाहरलाल नेहरू, इनको कहते हैं द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो यहाँ पे लिखा है कि इन्होंने स्ट्रॉन्ग लीडरशिप दी क्रूशियल फेज में। तो इनकी लीडरशिप हमको कब दिखती है? लाहौर सेशन में, 1929 के लाहौर रेजोल्यूशन में, जहाँ पे इन्होंने पूर्ण स्वराज की बात करी। ठीक है, लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज की बात हो रही है। और 1930 में जो सेशन हुआ वहाँ पर हमने बात करी थी ऑफ क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स की, प्लस गांधी इरविन वाली। ठीक है, तो शायद मैंने गलत बोल दिया वहाँ पे। चलिए देखते हैं आगे। और फिर इसके बाद नेहरू जी ने क्या कहते हैं, ही सपोर्टेड गांधीयंस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड मोबिलाइजिंग यूथ, सिविल एंड प्रोटेस्ट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी ये पार्ट थे। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट में भी ये जेल गए। नेहरू जी ने 5 ईयर प्लान जो था उसको इंडिया में इनकॉर्पोरेट कराया। इन्होंने पॉलिस नॉन अलाइंड फॉरेन पॉलिसी बनाई ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। नॉन अलाइंड मूवमेंट के कह लो कि आर्किटेक्ट यही थे। फिर इसी के साथ साथ नेहरू जी जो हैं, उन्होंने इंडिया की जो सेक्युलरिज्म है उसको प्रमोट करने में क्रूशियल रोल निभाया। फिर इसी के साथ साथ इंस्टीट्यूशन बिल्डर भी थे, जैसे कि आईआईटीज। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे मॉडर्न जो डैम्स है ना, डैम्स वो भी बनवाए थे अपने टाइम पर, ताकि भारत इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके। तो ऐसे करके हमको लिखना है। क्या इतना ही है? और भी है। हमको ये भी पता है कि इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाई थी, है ना? तो जो सोशलिज्म, जो सोशलिस्ट वैल्यूज़ जो हमको दिखते हैं, वो नेहरू जी उनके क्या कहते हैं, प्रोपोनेंट थे। जो सोशलिस्ट वैल्यूज़ हमको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिखती हैं, है ना? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी ये पार्टिसिपेट कर रहे थे। क्विट इंडिया के टाइम पे ये जेल में गए। कहते हैं कि ये 12 ईयर्स तक जेल में रहे थे, 12 साल जेल में रहे थे ये, है ना? तो ऐसे करके हमको बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं। ये बस कुछ चीज़ें हैं जो कि हमने लिख दी। जैसे हम इंस्टीट्यूशन बिल्डर भूल जाएंगे, 5 ईयर प्लान भूल जाएंगे, है ना? नॉन अलाइंड मूवमेंट इसके बारे में भूल जाएंगे। सेक्युलरिज्म को याद रखना है। तो बस वैसे, बस ऊपर ऊपर से देखते चलो, आगे बढ़ते चलो, ज़्यादा अटैच नहीं होना। कंट्रीब्यूशन ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी थे। कंट्रीब्यूशन पूछिए, पर्सनल नहीं। तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे 1938 टू 1939, पहली चीज़। फिर उसके बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। इंडियन इंडिपेंडेंस का लीग का गठन किया, जिसने कि पूर्ण स्वराज की डिमांड से पहले क्या कहते हैं, एक मासेस के बीच में डिमांड रखी ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इसी के साथ साथ इन्होंने 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया, आईएनए का। ठीक है, और उन्होंने स्लोगन दिया था, गिव, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। फिर इसी के साथ साथ इन वर्ल्ड वॉर 2 बोस अलाइड विद एक्सिस पावर्स एंड इस्टेब्लिश्ड आज़ाद हिंद गवर्नमेंट इन एग्जाइल। तो इन्होंने आज़ाद हिंद गवर्नमेंट इन एग्जाइल को भी का गठन भी किया था। ठीक है, आज़ाद हिंद रेडियो भी था, तो उससे ये बोलते भी थे। He traveled widely to seek support from nations like Germany, Japan, raising global awareness of Indian struggle। ठीक है, तो ये भी देखो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया, है ना? कि इन्होंने इंडियन अवेयरनेस ऑफ इन्होंने ग्लोबल अवेयरनेस को इंक्रीज किया अबाउट हमारी फ्रीडम स्ट्रगल। इसी के साथ साथ इनकी एंड्यूरिंग लेगेसी है, वो एक नेशनल आइकन है। आज भी इनके नाम पे एक वो होता है ना, कर्तव्य दिवस कुछ तो मनाते हैं बोस के नाम पर, है ना? तो कर्तव्य पथ ऐसा कुछ नाम था ना इनके नाम पे। एक एक वो है, अभी अभी गूगल करके देखेंगे। रिमेंबर्ड फॉर हिज करेज, लीडरशिप एंड एंड्यूरिंग स्लोगन ऑफ जय हिंद। तो जय हिंद जो है आज वो हमारी मिलिट्री का वो बन चुका है ना? सैल्यूटेशन बन चुकी है। पोस्ट कंट्रीब्यूशन टू फ्रीडम मूवमेंट सर्व एज अ डाइवर्स रिमाइंडर्स ऑफ डाइवर्स स्ट्रैटेजी एम्प्लॉयड बाय इंडियन लीडर्स टू चैलेंज ब्रिटिश रूल।
इसी के साथ-साथ इन्होंने फीमेल की मिलिट्री रोल को भी मतलब आगे किया, जैसे कि झांसी रानी की स्क्वाड थी, है ना? झांसी रानी की स्क्वाड थी, तो ही वाज़ अ विज़नरी ऑफ द फ्यूचर। ऐसा लिख सकते हैं कि विज़नरी लीडर थे, कि आज जो हम परमानेंट कमीशन कर पा रहे हैं, है ना? बोस के टाइम पर ये ऑलरेडी वो सोच के बैठे हुए थे, ये सारी चीज़ें जो हम मतलब अब परमानेंट कर रहे हैं। अभी देखते हैं कि उनके बर्थडे को क्या सेलिब्रेट करते हैं, वही मैं गूगल कर रहा हूँ। कर्तव्य दिवस ऐसा कुछ है ना? ओके ओके, पराक्रम दिवस, ठीक है। तो पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और ये इनका बर्थडे है, पराक्रम दिवस 23 जनवरी। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे, तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। वी हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है। 23 जनवरी। तो किताबों के भी बियॉन्ड जा सकते हैं ना, जब हमने पढ़ाई कर रखी है तो हम किताबों के बियॉन्ड क्यों नहीं जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो बोस जी के बारे में हमने पढ़ी हैं, धीरे धीरे और चीज़ें जो है वो ऐड होती जाएंगी और उनको हम लगाते चलेंगे। अब यहाँ पे एक कंपैरिजन है किसका, जवाहरलाल नेहरू का एंड बोस का। अप्रोच टू फ्रीडम देखते हैं। इनका जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि पीसफुल और नॉन वायलेंस होना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस की मिलिटेंट अप्रोच थी। रोल इन कांग्रेस, ये प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और इन्होंने प्रेसिडेंट की तरह भी सर्व किया और लेटर फॉरवर्ड ब्लॉक भी बनाया। आर्म्ड स्ट्रगल के बारे में इन्होंने कहा कि मैं आर्म्ड स्ट्रगल को सपोर्ट नहीं करता हूं, नेहरू जी ने। इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई। इंटरनेशनल सपोर्ट की बात करें तो इन्होंने नॉन अलाइन मूवमेंट और पीसफुल को एग्जिस्टेंस इन ग्लोबल अफेयर्स की बात करी। इन्होंने एक्सिस पावर की सपोर्ट ली ताकि भारत को आज़ादी मिले। लीडरशिप का स्टाइल है तो इनका थोड़ा अथॉरिटेरियन है, इनका थोड़ा डेमोक्रेटिक है। लेगेसी की बात करें, ही इज़ कंसिडर्ड एज अ आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। ही इज़ रेवर्ड एज अ नेशनल हीरो एंड अ सिंबल ऑफ रेसिस्टेंस, एंड गांधी जी कॉल्ड हिम प्रिंस अमंग द पेट्रियट्स। बस, देख रहे हो कितना बढ़िया है। इफ और एग्जामिनेशन में अगर हम ये सोच पाए, ये वाली साइड्स, लेफ्ट वाला, तो राइट वाला अपने आप बनता जाएगा। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जी की बात है। तो यहाँ पे अप्रोच टू फ्रीडम क्या था? यहाँ पे इन्होंने कहा कि नॉन वायलेंस एंड पीसफुल होना चाहिए मूवमेंट, अप्रोच टू फ्रीडम। लेकिन इसी के साथ साथ ये मॉरल भी होना चाहिए, कि जब 1922 का चौरी चौरा हो रहा है तो नेहरू जी गांधी जी से गुस्सा हो गए कि भाई क्या कर रहे हो, जब जब ब्रिटिश आ गए घुटने पे तो अब क्यों रोक रहे हो। बोल रहे कि ये इमोरल है कि हम चौरी चौरा का इंसिडेंट करें। तो कांग्रेस में रोल क्या था? कांग्रेस में ये प्रेसिडेंट रहे थे और की पोर्टफोलियोज को होल्ड करा था इन्होंने। ये कांग्रेस के क्या थे? मॉरल एंड एथिकल गाइड थे। लेकिन कांग्रेस को इन्होंने छोड़ दिया था, है ना? सोशो इकोनॉमिक विजन क्या था? इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन पे विजन था, और इनका सेल्फ रिलायंस एंड रूरल डेवलपमेंट, मतलब स्वराज के ऊपर बात थी, और विलेज पंचायत को ज़्यादा फेवर करते थे। रिलेशनशिप विद द बेस्ट, तो ये कहते थे कि एक मिक्स्ड इकोनॉमिक एंड टेक्नोक्रेटिक अप्रोच होनी चाहिए। गांधी जी कहते थे सेल्फ सफिशिएंसी और एक इंडिजीनियस अप्रोच या इंडिजीनियस इंडस्ट्री होनी चाहिए। अप्रोच टू कास्ट सिस्टम, ये तो कहते थे कि सोशल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। ये कहते थे कि अनटचेबिलिटी बैड है, कास्ट सिस्टम इज़ फाइन। लीडरशिप का स्टाइल, ये थोड़े प्रैग्मेटिक और इंटेलेक्चुअल अप्रोच को फॉलो करते थे। ये थोड़ा सा मॉरल अथॉरिटी और पर्सनल एग्जाम्पल, मतलब लास्ट में तो ये कहते थे कि हमको एनार्की चाहिए, है ना? कि इनकी एनार्की का मतलब ये था कि जब कोई लड़ ही नहीं रहा किसी से, तो फिर हमको सरकार की ज़रूरत क्या है? अगर हम लेगेसी की बात करें, तो कंसिडर्ड एज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। इनकी लेगेसी की बात करें तो भाई ये तो फादर ऑफ द नेशन है, इतने ऊपर हैं कि इनको भारत रत्न भी नहीं दिया जा सकता। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। नेहरूज नॉन वायलेंस एम्फेसिस, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन अलाइन मूवमेंट। तो नेहरू जी का जब भी आएगा, है ना, तो हमको यही लिखना है कि उन्होंने नॉन अलाइंड मूवमेंट जो था उसको स्पीयरहेड किया, और इसी के साथ साथ नेहरू जी इज़ ऑल्सो रिमेम्बर्ड कि उन्होंने 12 साल तक जेल में रहे। नेहरू जी ने आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट खोले। नेहरू जी ने मॉडर्न जो डैम्स होते हैं, है ना, जो टेक्नोलॉजिकल डैम्स होते हैं उनको किया। इसी के साथ साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसने इन नेहरू जी के नीचे ही अपनी शेप ली। फिर इसी के साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि नेहरू जी ने इसरो जैसी बॉडीज़, या फिर एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसी बॉडीज़, इनकी भी फाउंडेशन रखी। ठीक है, चलिए। तो यहीं वहाँ पे लिखा हुआ है कि नेहरू जी के नॉन वायलेंस
मतलब ये बेसिकली नेहरू जी के बारे में। तो अभी ये नेहरू जी का पढ़ लिया, अब यहाँ आते हैं। नेहरू जी की इंडस्ट्रियल विजन है, HAL और इसरो, ये भी इसका गठन भी इन्होंने ही करा। कोर रोल ऑफ, जैसे मैं जब ये लिख रहा था ना HAL और इसरो, मैं सोच रहा था है या नहीं है, देखा पढ़ लिया, अब क्या हो गया, पक्का हो गया, एग्जाम में कॉन्फिडेंस के साथ लिखेंगे, तो रिवीजन ऑल्सो गिव्स यू कॉन्फिडेंस। फिर इसके बाद आगे चलते हैं। नेहरू जी ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 लेकर आए और मिक्स्ड इकोनॉमिक अप्रोच को फॉलो किया, और ये 5 ईयर प्लान भी तो लेकर आए। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब गांधी जी का देखते हैं। गांधी जी जो कहते थे, गांधी जी की नॉन वायलेंस कहाँ पे दिखी हमें? हमें गांधी जी की नॉन वायलेंस दिखती है जब वो सॉल्ट मार्च करते हैं ब्रिटिश सोल्ट मोनोपोली के खिलाफ। जो पावर ऑफ नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस है उन्होंने दिखा दिया इन द फ्रीडम स्ट्रगल, स्पेशली क्विट इंडिया मूवमेंट से पहले, जब 1940 में गांधी जी शोकेस करने की कोशिश कर रहे थे कि वीक हम स्ट्रांग हैं इसलिए नॉन वायलेंट हैं, कि नॉन वायलेंस जो सत्याग्रह का रास्ता है, इट इज़ ओनली फॉर द स्ट्रांग माइंडेड। फिर इसके बाद गांधी जी जो थे, वो खादी और विलेज इंडस्ट्रीज़ की बात करते थे। वो कहते थे कि जो रूरल कम्युनिटीज़ हैं, है ना, वो सेल्फ सफिशिएंट होनी चाहिए और उनकी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होनी चाहिए। गांधी जी स्वदेशी की बात करते थे। वो कहते थे कि बाइकआउट करो फॉरेन गुड्स को एंड फॉरेन कल्चर को भी, और इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करो। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। ये 2016 यूपीएससी में क्वेश्चन आ रखा है, गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस का। अप्रोच टू फ्रीडम, नॉन वायलेंस, इनका क्या होगा, मिलिटेंट। रोल ऑन द कांग्रेस, इन्होंने बेसिकली एक स्पिरिचुअल एंड मॉरल लीडर की तरह निकले। ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे और बाद में इन्होंने कांग्रेस को छोड़ भी दिया। लीडरशिप का स्टाइल क्या था इनका, मॉरल अथॉरिटी और पर्सनल एग्जाम्पल से लीड करना। और इसका इनका क्या था, इनका था कि अथॉरिटेरियन, थोड़े से अथॉरिटेरियन थे। ब्रिटिश के साथ रिलेशनशिप कैसी थी, एक डायलॉग एंड नेगोशिएशन था, डायलॉग एंड नेगोशिएट करना चाहते थे। और ये बेसिकली असिस्टेंस लेकर आए एक्सेस पावर के साथ, ताकि ब्रिटिश रूल को क्रम्बल किया जा सके। ठीक है, गांधी जी प्राइमेसी देते थे डायलॉग एंड नेगोशिएशन को। इंटरनेशनल सपोर्ट की बात करें तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में दिखाई कि गांधीयन मेथड्स जो कि थे वो फेमस हुए। ठीक है, और यहाँ पे एक्सेस पावर्स के साथ जब अलाई किया तो उसने बेसिकली इंडिया की मतलब इंडिया की जो प्लाइट है उसको इन्होंने बताया, मतलब इंटरनेशनली ग्लोबली उसको स्प्रेड करा। अगर लेगेसी की बात करें तो फादर ऑफ द नेशन है और ये नेशनल हीरो है। वही जो सेम चीज़ ऊपर लिखी है ना, मॉरल अथॉरिटी, अथॉरिटेरियन, डायलॉग एंड नेगोशिएशन, डायलॉग एंड नेगोशिएशन, मॉरल अथॉरिटी, अथॉरिटेरियन, वही नीचे लिखा है, वी कैन इजीली स्किप इट। अब हम ये वाला पढ़ेंगे। कंक्लूजन्स इनके अच्छे होते हैं। While both Gandhi and Bose played a significant role in Indian freedom struggle, they had contrasting approaches and ideology. Gandhiji's philosophy of non-violence and civil disobedience appealed to the masses, while Bose's militant approach resonated with those seeking more aggressive resistance against the British. Their different ideologies and leadership style left distinct legacies in India's history, with Gandhiji revered as father of the nation and Bose as the national hero and symbol of resistance. ठीक है, लिखा है कि बोस एंड गांधी इन्होंने सिग्निफिकेंट रोल इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में प्ले करा। गांधी जी के नॉन वायलेंट और सिविल डिसोबीडियंस ने मासेस को अपील करा। बोस के मिलिटेंट अप्रोचेस ने उन उन यूथ को और उन लोगों को अट्रैक्ट करा जो कि थोड़ा एग्रेसिव रेसिस्टेंस ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट चाहते थे। चाहे उनकी आइडियोलॉजी अलग हो, चाहे उनकी लेगेसीज अलग हो, लेकिन एक आज माना जाता है फादर ऑफ द नेशन और एक को हम कहते हैं कि वो नेशनल हीरो है और एक सिंबल ऑफ रेसिस्टेंस है। वन ऑफ माय फेवरेट, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, कंट्रीब्यूशन इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, दलित राइट्स के लिए इन्होंने बात करी। तो ही लेड महाद सत्याग्रह फॉर दलित। ठीक है, तो महाद सत्याग्रह ये बहुत किसको ही पता होगा, मतलब आई एम नॉट किडिंग। लेट्स से मतलब इवन आई वाज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर सो मेनी इयर्स, है ना, एंड इवन आई गॉट टू नो अबाउट इट रिसेंटली। तो इसीलिए रिवीजन ज़रूरी है। तो महाद सत्याग्रह, अंबेडकर जी के ऊपर सवाल आना थोड़ा सा वो हो जाता है क्योंकि अभी अंबेडकर जी काफ़ी न्यूज़ में। तो महाद सत्याग्रह इन 1927। इसी के साथ साथ इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पूना पैक्ट भी, मतलब कम्युनल, जैसे अब हमको जो जो पता है पहले हम वो लिखते हैं। महाद सत्याग्रह तो पता ही था, टेम्पल एंट्री, महाद सत्याग्रह, फिर इसके बाद वी ऑल्सो नो पूना पैक्ट, और उसी के साथ कम्युनल अवार्ड भी लिख सकते हैं।
फिर उसके बाद फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इनको कहते हैं, है ना? ये सारी चीज़ें इनकी हैं। इसी के साथ-साथ इन्होंने जो हिंदू कोड बिल था, ऐसे कुछ है ना, हिंदू कोड बिल, वो भी ये लेकर आए, ठीक है? फिर इसी के साथ-साथ हाँ, मतलब इतना है इनका, इतना मुझे याद आता है। अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ टू इंश्योर देयर वॉइसेस, जो कि कम्युनल अवार्ड की ही बात यहाँ पर हो रही है, या फिर आप कह लो पूना पैक्ट की। फिर इसके बाद इन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी को चेयर किया था, जिसके नीचे इन्होंने जो कि है इक्वालिटी और जस्टिस में रूटेड एक संविधान बनाया, जिस जो कि हमको दिखता है आर्टिकल 17 में, जो कि अनटचेबिलिटी अबॉलिश करने की बात करता है। इसी के साथ-साथ ही वाज़ द पायनियर ऑफ वुमेन राइट्स, जैसे कि हिंदू कोड बिल जो था, वो इसको इन्होंने पुश करा। मतलब इतना ज़्यादा ये कह रहे थे मैं छोड़ रहा हूँ, मुझे करना ही नहीं है, मुझे सरकार में ही नहीं रहना, अगर हिंदू कोड बिल आप नहीं ला सकते तो। एंड दिस इज़ वन थिंग व्हिच वी कैन लर्न फ्रॉम नेहरू। कहते हैं कि नेहरू एंड अम्बेडकर जी की ज़्यादा बनती नहीं थी, बट नेहरू जी को ये पता था कि ही इज़ टैलेंटेड, तो उन्होंने उनके हारने के बाद भी उनको मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आने दिया। वो इलेक्शन में खड़े हुए थे, हार गए थे। फिर उसके बाद वो कांग्रेस की सीट पर आए, है ना? सो दैट इज़ ग्रेटनेस ऑफ नेहरू जी, कि मतलब उनको ना, जैसे अब हमारा है, कोई हमारा विद्रोह करे, हम कहते हैं कि नहीं, ये बेकार आदमी है। लेकिन नेहरू जी को ये पता है कि विद्रोह हमारा करता है, बट ही इज़ अ ट्रू पेट्रियट। चलिए, आगे चलते हैं। प्रमोटर ऑफ एजुकेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड, या कैसे ही फाउंडेड पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी इन 1945। अब देखो, यहीं पे आता है एक्टिव रिकॉल। हमने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी देखी थी। वो हमने किसके लिए देखी थी? हमने देखी थी फॉर तिलक जी। तो वो यहाँ पे हमको दिखती है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। वैसे ही एक और है पीपल एजुकेशन सोसाइटी, जो कि कौन बनाएंगे? अंबेडकर जी बनाएंगे। किसको ही पता होगा, जो रिवाइज करेगा उसे पता होगा, आपने कर लिया, आपको पता है। चलिए, इसी के साथ साथ इन्होंने और क्या कहा है? उन्होंने ही पुश फॉर जॉब्स एंड लैंड रिफॉर्म्स टू इकोनॉमिकली एम्पावर डिसएडवांटेज ग्रुप्स। ये भी अच्छा है, हो गया। अंबेडकर्स मल्टीफेसेटेड कंट्रीब्यूशन स्पैनिंग दलित राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टिंग, वुमेन्स एम्पावरमेंट। दलित राइट्स का तो हमको पता है, कॉन्स्टिट्यूशन का पता है, वुमेन्स एम्पावरमेंट कैसे? हिंदू कोड बिल। एंड एजुकेशन, एजुकेशन में क्या देखा? अभी हमने देखा पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी। Significantly impacted India's freedom struggle. His legacy as an architect of social justice continues to inspire generation. देख रहे हो, आर्किटेक्ट है सोशल जस्टिस, है ना? मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया जवाहरलाल नेहरू, फादर ऑफ इंडिया अरे गांधी जी, प्रिंस अमंग द पेट्रियट्स, ये सिंबल ऑफ रेसिस्टेंस सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी तिलक ऑफ महाराष्ट्र। गांधी जी बोल रहा हूँ भाई, क्या हो गया? तिलक, तिलक, तिलक इज द लायन ऑफ महाराष्ट्र, गांधी जी तिलक ऑफ महाराष्ट्र हो गया। तो लायन ऑफ महाराष्ट्र तिलक, ऐसे करके। फिर उसके बाद अ, अंबेडकर जी का तो हो गया, ही इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ सोशल जस्टिस। फिर उसके बाद आयरन मैन ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल। ऐसे ना लिखने से अच्छा अच्छा वो आता है। चलिए, वी डी सावरकर के बारे में देखते हैं, इन्होंने क्या करा है। इन्होंने बेसिकली, एक तो इनकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन थी, वो थी कि 1857 की वॉर को इन्होंने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा, प्रखर रूप से कहा। और अब बस इन इसको हम रीड करते हैं एक बार। He was a propagator of Hindutva. Savarkar popularized the ideology of Hindutva, advocating for cultural unity and pride among Hindus to counter conversions and promote national cohesion. In 1923 book, Essentials of Hindutva outlines his visions of culturally unified Hindu nation. Believing in armed struggle, Savarkar inspired many through his activism and writing. He founded Abhinav Bharat Society and Mitra Mela Society, a secret group plotting against the British. ठीक है, हमको सावरकर जी पे क्वेश्चन आना तो दिक्कत है, वीडी सावरकर पे क्वेश्चन तो आएगा, मुश्किल है, बिकॉज मतलब आई डोंट थिंक कि इन पे क्वेश्चन आ सकता है, बट ठीक है, अगर आ गया तो अभिनव भारत सोसाइटी, मित्रवेला, हिंदुत्व का इनका वो था। और इनको ना जेल हो गई थी काला पानी में, तो उन्होंने एक नोवेल भी लिखी है काला पानी, जो कि दिखा बताती थी सफरिंग ऑफ पॉलिटिकल बिजनेस इन द सेल्युलर जेल। सावरकर वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन शेपिंग हिंदू महासभा इनटू अ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, तो ये भी देख लीजिए, ठीक है। फॉर हिंदू इंटरेस्ट एग्जाम्पल, ही वॉज द प्रेसिडेंट फ्रॉम 1937 to 43, ही वर्क टू कंसोलिडेट हिंदू पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, आइडियोलॉजी एंड लेगेसी। सावरकर की एम्फोसिस थी कल्चरल नेशनलिज्म पे,
ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल लीडरशिप पे, और उनका उसका एक लास्टिंग इम्पैक्ट है ऑन इंडिया सोशो पॉलिटिकल डिस्कोर्स, जैसे आज भी हिंदू राष्ट्र की डिमांड हो जाती है, विच इज़ नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल है ना। तो वीडी सावरकर's contribution to freedom struggle and nationalist discourse are significant as Hindutva advocacy revolutionary activities. His Hindutva advocacy, revolutionary activities, and literary works, and founding Hindu Mahasabha shaped Indian politics and society. Savarkar's ideas continue to spark debate and make him major figure in Indian history. ठीक है, अब हम चलते हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी की तरफ। ठीक है, जिनको गांधी जी कहते थे कि ये हमारे पॉलिटिकल गुरु हैं। गोपाल कृष्ण गोखले वॉज अ प्रोमिनेंट इंडियन सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्मर, और इन्होंने सिग्निफिकेंट रोल प्ले करा। हमको सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हमको सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इन्होंने करा क्या है। इन्होंने ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स दैट एक्सपेंडेड इंडियाज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो इन्होंने ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। फिर इसके बाद इन्होंने एडवोकेटेड इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज। ठीक है, एंड सपोर्ट फॉर इंडस्ट्री इंडियन इंडस्ट्रियल कमीशन। तो इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं। तो स्वराज गांधी जी का आइडिया नहीं था, वो पीछे से लेकर आ रहे थे। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ ही यूज्ड इंटरनेशनल टूर्स टू हाईलाइट इंडिया प्लाइट्स। फॉर एग्जांपल इनके स्पीचेस हैं इंग्लैंड में, विच ग्रू विच ड्रू ग्लोबल अटेंशन टू इंडिया स्ट्रगल। इसी के साथ साथ ही प्रमोटेड सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ रिलायंस एंड सिविक इंगेजमेंट एट लोकल लेवल। He worked for upliftment and reform across the caste. Example, he advocated for inclusive development and national integration. Gopal Krishna Gokhale ने Gopal Krishna Gokhale's contribution to Indian freedom struggle were multifaceted and impactful. Through his advocacy for education, political reform, economic development, international diplomacy and grassroots mobilization, गोखले played a significant role. अब ना मुझे पर याद आ रहा है कि गोखले जी ने एक ना एक्ट ये लेकर आए थे। ठीक है, देखते हैं वो कौन सा था। गोखले इंट्रोड्यूस्ड विच बिल, बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड कोई बिल था, मुझे पता होना चाहिए। आपको मतलब हम सबों को पता होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है कि इन 1911 गोखले इंट्रोड्यूस्ड अ बिल फॉर कंपलसरी एंड फ्री प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, 1911 में कंपलसरी एंड फ्री प्राइमरी एजुकेशन, जो कि 6 से 10 साल के बच्चों के लिए होगी, जो कि इस समय पे भारत में एक्टिव है ना। आज तो एक्टिव है ही ये। तो ये गोखले जी का विजन था। ठीक है, तो ये लिख देना, जो कि आज आर्टिकल 21A है मेरे ख्याल से, जो है ये गोखले जी की विजन थी। चलिए, 1911 में एक बिल लेकर आते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। 1911 में एक बिल लेकर आते हैं जो कि कहता है कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन, फ्री प्राइमरी एजुकेशन लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम सरोजिनी नायडू का देखते हैं, इनके क्या कंट्रीब्यूशन रहे। भाई हम ऑलरेडी पढ़ रखे हैं फीमेल वाले में, है ना। सरोजिनी नायडू का तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। जैसे कि ये कानपुर सेशन 1925 में ये प्रेसिडेंट बनी। इनकी किताबें भी थी, फ्रॉम द स्ट्रीट्स ऑफ हैदराबाद, ऐसा कुछ इनकी किताब भी थी ना, ऊपर लिखी थी। ईस्ट अफ्रीकन इंडियन कांग्रेस की ये प्रेसिडेंट भी रही। इनकी पोयम्स थी जैसे कि भारत भाग्य विधाता। फिर इनकी स्पीचेस थी, वो भी छोड़ो, दार्शना मिल ये नहीं लिखा क्या इन्होंने, क्या बात कर रहे हो। ठीक है, तो फिर उसके बाद जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो रहा था, तो दार्शना सत्याग्रह को किसने लीड करा, सरोजिनी नायडू ने लीड करा। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ विमेंस इंडिया एसोसिएशन, शी 1917 में शी प्रमोटेड विमेंस एजुकेशन रिफॉर्म्स एंड नेशनलिस्ट इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, इनकी स्पीचेस ने भी काफ़ी स्टर करा, और ये स्वदेशी मूवमेंट में भी थी। ये स्वदेशी मूवमेंट जब हुई 1905 में, तब इन्होंने पॉलिटिक्स में आई हैं ये 1905 में। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं, शी टुक पार्ट इन द स्वदेशी मूवमेंट, वहाँ से ये इंडियन पॉलिटिकल स्टेज पर ये आई हैं। ठीक है, तो और क्या है,
इनकी जो किताब थी, सरोजिनी नायडू की किताब का नाम देख लेते हैं। ऐसे ही होता है मतलब, सरोजिनी सरोजिनी नायडू बुक नेम, और ईस्ट अफ्रीकन इंडियन एसोसिएशन की प्रेसिडेंट थी, वो भी याद रखना है। भाई किताबें तो बहुत सारी लिखी हैं इन्होंने। ठीक है। द गोल्डन थ्रेशोल्ड, इसमें क्या लिखा है? इनकी पोयम्स हैं, ठीक है, मतलब पोयम्स हैं। तो आप मतलब वो भी लिख सकते हैं कि सरोजिनी नायडू की काफ़ी सारी पोयम्स हैं। और कोई किताब, कि मतलब इनकी जो किताबें हैं, है ना, इनकी जो पोयम्स थी, है ना, वर्ड्स ऑफ फ्रीडम इनकी किताब का नाम है। सर, वर्ड्स ऑफ फ्रीडम द आइडियाज ऑफ अ नेशन। ठीक है। तो हाँ, ये रहा इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद, ये इनकी किताब का नाम है, जहाँ पे इन्होंने बेसिकली इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल के लिए मतलब लोगों के अंदर वो जो विगर था उसको जगाने की कोशिश करी। ठीक है। इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद, उस इन इन सारी किताबों के अंदर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है। यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं किताब का नाम, गूगल करना ज़्यादा आसान हो जा रहा है। इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद, इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब्दुल गफ़र खान एज अ इंडिविजुअल इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें बस इतना पता होना चाहिए कि ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे एक्टिवेट हुए थे। ठीक है। और इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इन्होंने अपनी एक वो बनाई थी, खुदाई खिदमतगार लोग बनाए थे, जिनको कि रेड शर्ट्स भी कहते थे, क्योंकि ये रेड शर्ट पहनते थे। और ये बेसिकली पश्तूनी थे। ठीक है। और ये पश्तूनिस्तान की डिमांड भी कर रहे थे। सॉरी सॉरी, क्या कहते हैं, इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है उसमें पार्टिसिपेट किया। और इनको फ्रंटियर गांधी कहते थे, कि गांधी जी के जो नॉन वायलेंट मेथड्स थे, इनको ये प्रेजेंट डे जो पश्तून वाला एरिया है वहाँ पे अप्लाई कर रहे थे। और इनको भारत रत्न 1987 में मिला। और जब भारत का पार्टीशन हुआ तो इन्होंने उसे वेहेमेंटली अपोज किया। और इन्होंने ये कहा कि अगर पार्टीशन होगा तो पाकिस्तान के अंदर भी हम पश्तूनिस्तान बना लेंगे अपना अलग से, कि हमें नहीं जाना पाकिस्तान में। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद है, बॉर्न इन मेका रेज्ड इन कलकत्ता, ही जॉइन नेशनलिस्ट मूवमेंट। और इनका मतलब ऐसा कुछ नहीं है, इनकी किताबें हैं जैसे कि इंडिया विंस फ्रीडम, ये याद कर लो। अल हिलाल इनकी एक पीरियोडिकल थी, वो याद कर लो। कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे 1940 टू 1945, ये याद कर लो। और मतलब इन्होंने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी जो है आज, जो कि काफ़ी उसमें आता है, न्यूज़ में आता है, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जैसे इंस्टीट्यूट भी उन्होंने स्टार्ट करे, बस कुछ कुछ और कुछ नहीं। क्या मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद पे सवाल आ सकता है? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट वो नहीं है ना, एक अल्ट्रा सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटी नहीं रहे हैं। हमेशा इन्होंने शेडोज़ में काम करा है। बट अगर हमें ऐसे चीज़ें पता हो इनके बारे में, इंडिया विंस फ्रीडम, अल हिलाल, कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन में थे, एंड नेगोशिएटर थे किसमें, क्रिप्स मिशन में भी यही नेगोशिएटर थे, ऑगस्ट ऑफर में भी यही नेगोशिएटर थे। ठीक है। अगर इतनी सारी चीज़ें पता हो, और कैबिनेट मिशन में कौन थे, वल्लभ भाई पटेल एंड जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। तो अगर ऐसी चीज़ें पता हो तो हम लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। मैडम भीकाजी कामा, ठीक है, इन्होंने मतलब क्या कहते हैं, इंडिया की जो फ्रीडम स्ट्रगल है, इंडिया उसको बाहर तक लेकर गई। इन्होंने पहली बार इंडिया का जो फ्लैग है उसको यूरोप में जर्मनी के स्टटगार्ड में लगाया था। रेज द फ्लैग ड्यूरिंग द सोशलिस्ट मीटिंग इन स्टटगार्ड जर्मनी इन 1907। ठीक है। एंड फाउंडेड फ्री इंडिया सोसाइटी। और वो फ्लैग कैसा था, सैफरन था, रेड था एंड ग्रीन स्ट्राइप्स विद मून एंड स्टार्स, जो कि यूनिटी दिखाता था हम हिंदू मुस्लिम की। एंड उस पे वंदे मातरम लिखा हुआ था। फिर उसके बाद एसोसिएट विद वीडी सावरकर, श्यामा कृष्ण वर्मा जी, एंड न्यूज़पेपर इनका था वंदे मातरम। और ये सेक्रेटरी थी किनकी, दादा भाई नरोजी की। ठीक है। तो ऐसे करके इनके बारे में इतना पता हो तो काफ़ी है।
इन्होंने फ्लैग लहराया था और इनका न्यूज़पेपर था वंदे मातरम। इन्होंने श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ काम किया, बीडी सावरकर के साथ काम किया, और इन्होंने इंडियन फ्लैग ऑफ रेसिस्टेंस जो था वो सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में लगाया स्टटगार्ट जर्मनी में। मदन मोहन मालवीय का देख लेते हैं। ही वॉज अ लॉयर एंड मेंबर ऑफ हिंदू महासभा एंड कांग्रेस। ही को फाउंडेड द यूपी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, इंडियन इंडस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इन इलाहाबाद, served as a university vice chancellor, edited publications like Hindustan, Indian Union, and founded Nationalist Party. India's freedom struggle was shaped by diverse group of leaders, each contributing uniquely to the cause. From Gandhiji's non-violence to Ambedkar's fight for social justice to Bhikaji Kama's revolutionary zeal and Azad's political insight, their varied approaches formed a united front. Together, they reflected the national resilience, diversity, and shared desire for independence. Divided by ideologies, united by the goal of independence. Highlight the difference between सुभाष चंद्र बोस एंड महात्मा गांधी, वो हम ऊपर कर चुके हैं। पूरा का पूरा वो था ना, जिसमें लिखा था कि गांधी जी नॉन वायलेंस की बात करते थे। ये गांधी जी जो है वो नॉन वायलेंस की बात करते थे। ये कहते थे, इन्होंने एक्सेस पावर के साथ हाथ मिला लिया था। जो लीडरशिप थी इनकी कैसी थी, डेमोक्रेटिक कह लो या फिर कह लो कि सेल्फ स्वराज की बात करते थे। ये थोड़े अथॉरिटेरियन थे। इंडिया का फ्यूचर कैसा होगा, ये कहते थे कि टेक्नोक्रेटिक होगा। ये कहते थे कि इंडिया का फ्यूचर जो होगा वो इट विल बी बेस्ड ऑन, मतलब विलेज बेस्ड इंडस्ट्री, मतलब बेसिकली विलेज जो होगा सेंटर में होगा। ये कहते थे कि टेक्नोक्रेटिक जो अर्बन है वो जो होगा वो सेंटर में होगा। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो ये कहते थे कि एक रेडिकल रेसिस्टेंस होनी चाहिए। ये कहते थे कि नेगोशिएशन एंड डायलॉग से सॉल्यूशन निकलेगा। फिर इसके बाद अगर हम और आगे चलें तो सुभाष चंद्र बोस, ये तो रेडिकल वाला हो गया। फिर इसके बाद अगर हम एजुकेशन की बात करें तो गांधी जी कहते थे कि मॉरल एजुकेशन होनी चाहिए। ये कहते थे कि टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन होनी चाहिए, प्लस साइंटिफिक डेवलपमेंट एंड रीजनिंग होनी चाहिए। फिर इसी के साथ साथ ये जो है ये कहते थे कि लॉ से चेंज आएगा। ये कहते थे कि मोरालिटी से चेंज आएगा। ठीक है, ऐसे ही करके लिख सकते हैं, है ना। पढ़ा है तो लिखेंगे। चलिए, नाउ वी हैव फिनिश दिस बुक। नहीं, अब ये एक चैप्टर बचता है जो कि था इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज, जो कि हमने छोड़ा था वहाँ पे। ठीक है, एंड दैट विल बी द लास्ट वीडियो इन द मॉडर्न